नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम करते हैं सेंसस। ठीक है, यानी जनगणना से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि सामान्यतः किताबों में हमें नहीं मिलते हैं या हम उनको छोड़ देते हैं और वहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो स्टैटिक पार्ट है पॉपुलेशन का, जनसंख्या सिद्धांत है और सारी चीजें, जो डिपेंडेंसी रेशियो होता है, उसके बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, सेक्स रेशियो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, या फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, डिकेडल जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि स्टैटिक पार्ट होता है पॉपुलेशन का, वो सारी चीजें एनसीईआरटी का जो कवर हमें करना चाहिए वो हम यहाँ पे सारा कवर करेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनगणना जो 2011 से रिलेटेड है उसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि परीक्षाओं में लास्ट ईयर पूछे गए हैं, वो सारा यहाँ पे कवर करेंगे। और इसके बाद इसमें जो भारत की जनसंख्या से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि जो परिभाषा क्या होती है और सारी चीजें कौन कराता है, महत्व क्या होता है, इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो क्या है, औपनिवेशिक काल में क्या, और बहुत सारी चीजें जो कि सेंसस से रिलेटेड हैं, जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, एनसीईआरटी के पूरे फैक्ट जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं लास्ट ईयर, वो हम सारा यहाँ पे कवर करेंगे आज के सेशन में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा ये आपके लिए, इसको पूरा देखिएगा बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विश्व स्तर पर जनगणना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो विश्व की पहली व्यवस्थित जनगणना स्वीडन में कराई गई 1749 में। ठीक है, जिसमें चर्च के पादरियों से रिपोर्ट मांगी जाती थी। अमेरिका ने 1790 में संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 2.2 के अंतर्गत पहली दशकीय जनगणना आयोजित की ताकि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। तो ये तो विश्व स्तर पर जनगणना की शुरुआत का जो पहला आंकड़ा है वो ये है। स्वीडन में सबसे पहले 1749 और बाद में अमेरिका ने 1790 में। अगर हम भारत में प्रारंभिक जनगणना की बात करें तो भारत में पहली सामान्य जनगणना हुई 1872 में। ये फैक्ट पूछा गया यूपीपीसीएस में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, जिसका उद्देश्य मुख्यतः क्या था, वित्तीय आंकड़ों का संकलन। ठीक है, तो जब पहली जनगणना कराई गई तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या निकल के आया, वित्तीय आंकड़ों का संकलन करना था। ठीक है, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय भारत में पहली बार 10 की जनगणना और औपचारिक शुरुआत हुई, और बाद में 2011 में भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना संपन्न हुई, जिसका नारा क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और इसमें पहली बार बायोमेट्रिक डेटा का संकलन किया गया। संवैधानिक और कानूनी अधिकार की बात करें तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में जनगणना को शामिल किया गया है। आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना का कार्य भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के अधीन आता है, और ये जो कार्य है जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत संचालित किया जाता है। देखिए, जब भी हम सेंसस की बात करते हैं या पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बस वही जो फैक्ट है उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टैटिक पार्ट होते हैं जहाँ से प्रश्न कभी कभार पूछे जाते हैं। और अधिकतर मैं ये कहूँगा कि यूपीपीसीएस में या फिर आरओ में या और भी एग्जामिनेशन में अब इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इन कंपेरिजन टू फैक्ट। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये जनगणना संचालित होती है। चलिए कुछ पॉपुलेशन के बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। पहला तो है माल्थस का जो सिद्धांत है, जो कि नेचुरल प्रिंसिपल है, इनका प्राकृतिक सिद्धांत। तो रॉबर्ट माल्थस ने सबसे पहले जनगणना वृद्धि को व्यवस्थित इस पे विचार अपने प्रस्तुत किए, और इन्होंने कहा कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कैसी होती है, वो गुणोत्तर होती है, यानी वो बढ़ती है 1, 2, 4, 8 के लिए, जब जीवन निर्वाह के साधनों की वृद्धि की दर केवल अंक गणितीय होती है, यानी 1, 2, 3, 4। यानी कोई भी अगर मान लिया रिसोर्सेज है तो वो 1 हो रहा, 2 हो रहा, 3 हो रहा, 4 हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद फिर वो 4 होगा और फिर ये 8 होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि जो रिसोर्सेज होंगे वो पूरी पॉपुलेशन के लिए कम हो जाएंगे। और माल्थस ने यह भी कहा था कि यदि संसाधनों पर रोक नहीं लगाई गई तो जनसंख्या हर 25 वर्षों में दुगनी हो सकती है, और 200 वर्षों में यह 256 गुना बढ़ सकती है, जबकि संसाधनों में केवल 9 गुना वृद्धि ही संभव होगी। यदि जनसंख्या पर नैतिक नियंत्रण नहीं किया गया तो अकाल होगा, युद्ध होगा, महामारी जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के माध्यम से जनसंख्या में स्वतः संतुलन आएगा, और आधुनिक काल में विज्ञान, स्वास्थ्य सेवाओं और नीतियों की प्रगति के कारण यह सिद्धांत अब पूरी तरीके से प्रासंगिक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उस समय जब आया था तो माना जाता था, लेकिन अभी ये तो पूरी तरीके से प्रासंगिक नहीं माना जाता है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से थिंक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, माल्थस का जो सिद्धांत है वो अब अप्लाई नहीं होता है। चलिए, जनसंख्या संबंधी जो कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो आश्रितता अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देखते हैं और उसको निकालने का फॉर्मूला भी देखेंगे। तो आश्रितता अनुपात वह सूचक है जो बताता है
कि आयु अनुसूचित श्रेणी यानी 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या कार्यशील श्रेणी कौन सी होती है, 15 से लेकर 64 वर्ष की जनसंख्या के अनुपात का कितना है। तो कई बार तो प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं कि कार्यशील जो श्रेणी है उसकी जो रेंज है वो कितनी है, और जो आश्रितता यानी जो डिपेंडेंसी वाले पीपल हैं उनका एज ग्रुप क्या है, तो 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से ऊपर। तो जो डिपेंडेंसी रेशियो निकल के आता है तो 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या प्लस 65 प्लस वर्ष की जनसंख्या, यानी 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या है वो और 65 प्लस वाले जो लोग हैं वो उससे भाग देंगे हम 15 से 64 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से, कुल मिला के गुणा कर देंगे और हमें मिल जाएगा डिपेंडेंसी रेशियो। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक संकेत है जो कार्य आयु वर्ग में निर्भर लोगों का बोझ दर्शाता है। एक उच्च अनुपात सामाजिक सेवाओं पर आर्थिक दबाव को बढ़ाता है। तो ये होता है डिपेंडेंसी रेशियो। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो किसी क्षेत्र की कुल आबादी को उसके कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर से विभाजित करके निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व का फार्मूला होता है कि कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अगर इंपॉर्टेंस देखें कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना दबाव है जो शहर योजना और संसाधन प्रबंधन में सहायक होता है। ठीक है, सामान्यतः पॉपुलेशन डेंसिटी हम पढ़ते हैं, इसको रटते भी हैं कि पर स्टेट कितना है, इंडिया का कितना और सारी चीज़ें, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि इनका फॉर्मूला होता है कैसे निकाला जाता है, या पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफिनीशन क्या होता है, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला ही क्यों जाता है, तो ये सारी चीज़ें सामान्यतः हम नहीं उसमें उतना ध्यान दे पाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इसका महत्व क्या होता है कि जो शहर योजना और संसाधन प्रबंधन इनमें ये सहायक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बाद है लिंग अनुपात। तो कुल पुरुषों की संख्या के सापेक्ष 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, और इसकी गणना करने का ये अनुपात है। तो लिंग अनुपात निकालने के लिए स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणे 1000, इससे निकलता है सेक्स रेशियो। और इसको निकालने का मतलब क्यों है, क्योंकि ये जो सामाजिक संरचना और लिंग बेस्ड जो नीति निर्धारण में एक प्रमुख संकेतक होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, शिशु मृत्यु दर, यानी किसी वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चों की संख्या का उस वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या पर प्रतिशत आधारित अनुपात। ठीक है, निकाला कैसे जाता है, तो 5 वर्ष से जो कम आयु के मृत बच्चों की संख्या बटा सजीव जन्मों की संख्या गुणे 100, इससे निकलेगा शिशु मृत्यु दर। क्यों निकाला जाता है, तो ये स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सामाजिक परिस्थितियों का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है, इसीलिए हम शिशु मृत्यु दर की गणना करते हैं। इसके बाद है शिशु लिंग अनुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल तक की। तो 0 से 6 आयु वर्ग में बालिकाओं और बालकों का अनुपात दर्शाता है प्रति 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं। निकालने का तरीका है कि शिशु लिंग अनुपात बराबर बालिकाओं की संख्या 0 से 6 साल तक की और बालकों की संख्या 0 से 6 साल तक की गुणे 1000 कर देंगे तो हमें चाइल्ड सेक्स रेशियो मिल जाएगा। निकालने का मतलब यही है कि ये प्रारंभिक लिंग भेद चयन आकलन का संकेत देता है। इसके बाद है डिकेडल ग्रोथ रेट यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। तो 10 वर्षों यानी 2 जनगणनाओं के बीच जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि को दशकीय वृद्धि कहते हैं। निकालने का तरीका है कि दशकीय वृद्धि में इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा पूर्व जनसंख्या गुणे 100। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या में से जो पहले की जनसंख्या है, अब भाई जैसे डिकेडल ग्रोथ रेट निकाला जाएगा तो जैसे मान लिया 2001 है, उसके बाद 2011 है, तो 2 सेंसस के बीच का जो डिकेडल ग्रोथ निकाला जाए वही निकाला जाता है। तो 2011 की जनसंख्या यहाँ आ जाएगी, 2001 यानी पूर्व की जनसंख्या, और फिर नीचे बटा में करके जो 2001 के पॉपुलेशन में वो आ जाएगी, गुणे कर देंगे 100 से, हमारा डिकेडल ग्रोथ रेट निकल आएगा। इसका मतलब निकालने का क्यों निकाला जाता है, तो जनसंख्या जो विकास दर का दशकीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है तो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक होता है। इसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट देखते हैं, TFR यानी कुल प्रजनन दर। तो इसकी डिफिनीशन होती है कि कुल प्रजनन दर वह औसत संख्या है जितने जीवित बच्चों को एक महिला अपने संपूर्ण प्रजनन काल, तो वो होता है 15 से 49 वर्ष की आयु के दौरान जन्म देती है, बशर्ते उस काल में उसकी उम्र विशिष्ट प्रजनन दर यानी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यानी ASFR बनी रहे। अगर इसको सिंपल वर्ड में आप कहें तो TFR बराबर होता है एक महिला की संपूर्ण संतानों की औसत संख्या। निकालने का फार्मूला होता है TFR इक्वल टू समेशन ऑफ ASFR इंटू आई, यानी ASFR का मतलब वही एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और इंटू आई, ये करेंगे तो हमें TFR निकल आएगा।
अगर इसके कुछ भारत में उदाहरण देखें तो 2010 में TFR 2.5 था, लेकिन 2016 में ये घट के कितना हो गया, 2.3 हो गया। इसके बाद आयु संरचना क्या होती है, तो आयु वर्ग और सामाजिक विश्लेषण में तो बाल आयु वर्ग जो है 0 से 14 वर्ष तक का, यदि इस वर्ग की जनसंख्या 40% से अधिक हो तो जनसंख्या को क्या माना जाता है, प्रगतिशील माना जाता है, और यदि 20% से कम हो तो ये अप्रतिगामी। कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 साल, पहले 15 से 59 साल था, लेकिन अब ये कितना हो गया, 15 से 64। यह जननांकीय लाभांश का संकेतक है। इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, और पहला उपवर्ग होगा 15 से 39 युवा वर्ग, और फिर 40 से 64 प्रौढ़ वर्ग। अब वृद्ध आयु वर्ग जो 65 वर्ष से अधिक मानी जाती है, यदि यह वर्ग 8% से ज़्यादा होगा तो जनसंख्या प्रगतिशील, और 8 से 16% के बीच में होगा तो स्थिर, और अगर 16% से ज़्यादा होगा तो जनसंख्या अप्रतिगामी मानी जाएगी। भारत में वृद्ध आयु वर्ग 2011 के अनुसार तो केरल में वृद्ध आयु वर्ग का प्रतिशत सबसे अधिक 12.6 है, अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे कम 4.6 है, और 60 वर्ष से अधिक आयु की कुल जनसंख्या 10.39 करोड़ थी, जिसमें जो दशकीय वृद्धि है वो 35.5% रही। नगरीय आवास के प्रकार अगर देखें तो कस्बा किसको कहा जाता है, जहाँ पे 500 से लेके 1000 या उससे अधिक आबादी वाला क्षेत्र हो। नगर का परिभाषा होता है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। महानगर यानी मेट्रोपोलिस जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। मेगापोलिस में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 या 2 से अधिक शहरों का मिला जुला समूह होता है। और जो सन नगर होते हैं तो 2 भिन्न भौगोलिक नगरों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद। अम्लैंड क्या होता है, वह ग्रामीण क्षेत्र जो नगर से प्रभावित होता है तथा सेवाओं का आदान प्रदान करता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग आंद्रे एलिक्स ने 1914 में किया था। ठीक है, तो ये कुछ नगरीय आवास के प्रकार हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद, कस्बा किसको कहते हैं, नगर किसको कहते हैं, महानगर किसको, मेगापोलिस किसको कहते हैं, सन नगर किसको कहते हैं, अम्लैंड किसको कहते हैं, ये सारी उनकी कंडीशंस हैं। चलिए इसके बाद नगरीय क्षेत्र की परिभाषा देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 3 शर्तों को पूरा करना अगर कोई भी कर रहा है तो वो किसी भी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र माना जाता है। पहली जो चीज़ है 5000 की न्यूनतम जनसंख्या हो, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वहाँ की वो कम से कम 75% लोग मतलब नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करते हो, यानी गैर कृषि क्षेत्र में काम करते हों, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ये सारी चीज़ें होंगी तो उसको हम नगरीय क्षेत्र बोलेंगे। और 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा, उसको सिटी कहा जाएगा, शहर कहा जाएगा। ठीक है, भारत में अगर नगरों का वर्गीकरण देखें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो नगर के वर्ग, जनसंख्या की सीमा और वर्गीकरण का विवरण। तो प्रथम क्लास के जो नगर होते हैं उनकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है, उनको हम नगर कहते हैं, यानी सिटी कहते हैं। जो द्वितीय वर्ग का यानी जो क्लास सेकंड का नगर होता है वहाँ की पॉपुलेशन 50,000 से लेकर 99,999 तक होती है, उनको हम मध्यम नगर कहते हैं। तृतीय वर्ग के जो नगर होते हैं यानी क्लास 3 का जो होता है उनकी जनसंख्या 20,000 से लेकर 49,999 तक होती है, इनको छोटे नगर माना जाता है। चतुर्थ वर्ग में क्लास 4 में 10,000 से लेकर 19,999 तक, इनको कस्बा बोला जाता है। और क्लास 5 का जो नगर वर्ग होता है यानी पंचम वर्ग में उनकी जनसंख्या 5,000 से लेकर 9,999 तक होती है, इनको लघु कस्बा कहा जाता है। और जो क्लास 6 होता है उनमें 5,000 से कम पॉपुलेशन होती है और उनको ग्राम तुल्य नगरीय क्षेत्र माना जाता है। तो ये भारतीय नगरों का वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जो फैक्ट हैं या जो डेटा है इनको अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सारा। तो प्रमुख जनसंख्या के आंकड़े 2011 वाला देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद प्रयागराज, और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, और 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, और न्यूनतम पुरुष व महिला जनसंख्या वाला जिला महोबा। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, 4 बार 5 बार अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाएंगी। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम आबादी वाले जिले, तो सबसे पहले इलाहाबाद 1 नंबर पे, मुरादाबाद दूसरे नंबर पे, गाजियाबाद तीसरे नंबर पे, आजमगढ़ चौथे नंबर पे, और लखनऊ 5वें नंबर पे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और न्यूनतम आबादी वाले जिलों में सबसे कम आबादी महोबा की, उसके बाद चित्रकूट की, और हमीरपुर, श्रावस्ती, और फिर ललितपुर। ठीक है, तो सबसे कम महोबा की है और सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की है, याद रखिएगा। इसके बाद पुरुष महिला जो जनसंख्या के अनुसार, तो सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिले और सर्वाधिक महिला आबादी वाले जिले इलाहाबाद ही है,
दोनों में सर्वाधिक पुरुष आबादी भी इलाहाबाद की है और सर्वाधिक महिला आबादी का भी जो जिला है वो इलाहाबाद है। उसके बाद मुरादाबाद दूसरे नंबर पे है बिल्कुल। तीसरे नंबर पे जो सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला जिला है वो गाजियाबाद है और सर्वाधिक महिला आबादी वाले जिलों में आजमगढ़ है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, बाकी दोनों तो सेम ही है। उत्तर प्रदेश 2011 की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही वो क्या रही, तो कुल दशकीय वृद्धि दर 20.22% है। कई बार ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं। पुरुष दशकीय वृद्धि दर 19.31 और महिला दशकीय वृद्धि दर 21.23%। इस डेटा को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा। शीर्ष दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है और फिर जो वृद्धि दर है वो, तो गौतम बुद्ध नगर का 49.1%, गाजियाबाद का 41.3% और श्रावस्ती का 30.54%। ये शीर्ष दशकीय वृद्धि वाले जो जिले हैं वो हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो कानपुर नगर में सबसे कम 9.9% की वृद्धि हुई, रामपुर में 11.1% की वृद्धि हुई, अम्बेडकर नगर में 11.9% की वृद्धि हुई। पॉपुलेशन डेंसिटी देखें 2011 का उत्तर प्रदेश का मेनली, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डेफिनेशन आपको पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। 2001 में जनसंख्या घनत्व था 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में वृद्धि कितने की हुई, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तीनों ही फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरीके से क्लियर करिए। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व 2011 का, तो उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया, जो 2001 की जनसंख्या घनत्व यानी 690 प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 139 की वृद्धि को दर्शाता है। शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो गाजियाबाद जिले सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और वाराणसी दूसरे नंबर पे 2395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लखनऊ में 1816 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भदोही यानी संत रविदास नगर में 1555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है। तो ये टॉप 4 जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखें तो ललितपुर में सबसे कम 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसके बाद चित्रकूट 270, हमीरपुर में 275 और महोबा में 279 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है। तो आपने टॉप देखा और फिर जो मिनिमम है वो देखा। उत्तर प्रदेश की अगर लिटरेसी रेट 2011 वाली देखें, साक्षरता दर, तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.7%, पुरुष साक्षरता दर 77.3 और महिला साक्षरता दर 57.2%। पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर कितने का रहा, तो 20.1% का अंतर रहा। ये जो फैक्ट है ये पूछा गया है कि कितने का अंतर रहा, जो कि राज्य में लिंग आधारित शिक्षा असमानता को दर्शाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, तो गौतम बुद्ध नगर जिला जो है ये सबसे ज्यादा अधिक साक्षर है 80.12%। दूसरे नंबर पे गाजियाबाद 79.71%, लखनऊ 78.95%, आगरा 78.41% और इलाहाबाद 78.1% का यहाँ पे लिटरेसी रेट है। टॉप 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद। ऐसे ही न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, तो श्रावस्ती सबसे कम 46.7% और बलरामपुर 49.4%, बहराइच 49.51%, बदायूं 51.3% और रामपुर में 53.34%। तो ये न्यूनतम जो लिटरेसी रेट है और ये जो अधिकतम लिटरेसी रेट है किन किन जिलों में, वो आपने यहाँ पे देखा। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले, तो उत्तर प्रदेश में जो श्रावस्ती जिला है वहाँ पे महिला जो साक्षरता दर है सबसे कम है और इसके बाद बलरामपुर है, बहराइच है, बदायूं है, रामपुर जैसे जिले भी महिला साक्षरता दर के मामले में न्यूनतम स्तर पर हैं। लिंगानुपात से संबंधित अगर प्रमुख आंकड़े आप देखें तो शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले कौन है? जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998, सुल्तानपुर 983। ये तो शीर्ष लिंगानुपात वाले हो गए। अभी न्यूनतम लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट हैं गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत या हमीरपुर 861, कानपुर, बांदा और मथुरा 863, औरैया 864, जालौन जो है 865। तो ये न्यूनतम और ये अधिकतम। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907 और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951। ये सब फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन अच्छी तरीके से करिएगा। नगरीकरण से संबंधित जो आंकड़े हैं, तो देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.9% का है और 2011 में नगरीय जनसंख्या 44.49 मिलियन थी। नगरीय जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थान है वो है दूसरा।
अगर आप नगरीय संरचना देखें तो कुल नगर 2011 में 915, उसमें वैधानिक नगर 630 और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं 7। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा और गाजियाबाद। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं? वो है 64। प्रतिशतता के आधार पर गाजियाबाद 67.6%, लखनऊ 66.2%, कानपुर नगर 65.83% और गौतम बुद्ध नगर 59.12%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? तो श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी और संत कबीर नगर। ऐसे ही प्रतिशतता के अनुसार जो न्यूनतम नगरीकरण है वो श्रावस्ती में 3.5%, कुशीनगर में 4.72% और महाराजगंज में 5.02% है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित जो प्रमुख आंकड़े हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट। शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई और आजमगढ़। अगर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज देखेंगे तो कौशाम्बी में आपको मिलेगा 34.72%, सीतापुर में 32.3% एंड हरदोई में 31.14%। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले तो बागपत 11.44%, बरेली 12.55% और बलरामपुर 12.90%। अनुसूचित जनजातियों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल भागीदारी कितनी है? 0.6%। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले सोनभद्र, बलिया, देवरिया। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आप देखेंगे तो सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया मिलेगा आपको। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले बागपत, कन्नौज, बदायूं। और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज देखेंगे तो बागपत, कन्नौज और बदायूं ये बिल्कुल सेम यहाँ पे डेटा आपको मिलेगा। लेकिन ये जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों में आपको थोड़ा सा डेटा चेंज होगा। पहले नंबर पर तो सोनभद्र है ही है, बलिया दूसरे नंबर पे है जनसंख्या के मामले में, लेकिन परसेंटेज के मामले में ललितपुर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा क्लियर रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं भारतीय जनगणना 2011। तो परिभाषा और उद्देश्य सबसे पहले देखते हैं। तो जनगणना क्या होता है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें एक निश्चित समय बिंदु पर किसी देश या उसके उपभाग की जनसंख्या से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक जानकारी एकत्र की जाती है और उसका संकलन, विश्लेषण और प्रसार किया जाता है। ये उसका डेफिनेशन है, आप उद्देश्य ये कह सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है नीतिगत निर्णयों, योजना निर्माण, संसाधनों के न्याय संगत वितरण और प्रतिनिधित्व निर्धारण के लिए आधार प्रदान करती है। भारत की जनगणना विश्व की सबसे विशाल प्रशासनिक गतिविधियों में से एक मानी जाती है। इसके बाद प्रशासकीय तंत्र और नोडल एजेंसी। तो भारत में जनगणना कार्य का संचालन गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भारत के द्वारा किया जाता है। 1951 तक यह कार्य तदर्थ आधार पर किया जाता था, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात इसे संस्थागत रूप प्रदान किया गया। संवैधानिक और विधिक आधार की बात करें तो जनगणना अधिनियम 1948 जो है भारत में जनगणना संचालन का मूल कानूनी आधार है और ये अधिनियम सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना संघ सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची के सूची 1 के क्रमांक 69 में इसे सम्मिलित किया गया है। डेटा गोपनीयता और कानूनी दायित्व में जनगणना के दौरान एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी पूर्णतः गोपनीय होती है और इसे अदालतों द्वारा भी नहीं मांगा जा सकता। जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी प्रकार की सूचना लीक करने या गैर पालन की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान निर्धारित है। अगर पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस देखें तो नीति निर्माण, योजना तथा संसाधन वितरण में सहायता, निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन और प्रतिनिधित्व निर्धारण में इसका उपयोग, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान का आधार, उद्योगों एवं व्यापारिक संस्थाओं के लिए बाजार रणनीतिक निर्धारण, वित्त आयोग द्वारा राज्यों को अनुदान आवंटन करने का आधार। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन कराना जरूरी होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें प्राचीन काल में तो ऋग्वेद में 800 लेके 600 BC और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनसंख्या डेटा एकत्रीकरण के संकेत मिलते हैं। मध्यकाल में अगर आप देखें तो आईने अकबरी जो कि अकबर के काल में सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। औपनिवेशिक काल की जनगणना में 1824 में इलाहाबाद, 1827-28 में बनारस और 1830 में ढाका की आंशिक जनगणना है। 1872 में पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में और 81 में पहली पूर्ण तुल्यकालिक जनगणना WC क्लोडेन के टाइम पे। स्वतंत्र भारत की प्रमुख जनगणनाएं तो 1921 को द ग्रेट डिवाइडिंग कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या में पहली बार नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी और वो 1918 में जो फ्लू आया था उसकी वजह से ये हुआ था। तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है 1921 को, या महान विभाजक वर्ष, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है।
1971 में विवाहित महिलाओं की प्रजनन क्षमता संबंधी डेटा को संकलित किया गया और 91 में साक्षरता दर की परिभाषा में संशोधन करके 7+ ईयर को शामिल किया गया। 2001 में ICR और OCR तकनीकों का उपयोग करके डेटा को डिजिटलीकरण किया गया। 2011 में EAG राज्यों में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आई। 2021 में कोविड-19 के कारण इसको स्थगित किया गया और पहली डिजिटल और ट्रांसजेंडर समावेशी जनगणना प्रस्तावित है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना तो 2011 में आयोजित हुई। 1931 के बाद पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आंकड़ों का संकलन किया गया। उद्देश्य इसका यही है कि निर्धनता, वंचना तथा जातिगत पिछड़ेपन की पहचान कर कल्याणकारी योजनाओं को लक्षित करना। जनगणना और SECC में अंतर क्या होता है? तो जनगणना जो है संपूर्ण जनसंख्या का सांख्यिकीय चित्र प्रस्तुत करती है, जबकि SECC सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान का माध्यम है। गोपनीयता में जनगणना के आंकड़े गोपनीय होते हैं, लेकिन SECC की डेटा नीति निर्माण हेतु सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ये अंतर होता है। SECC का संवैधानिक महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोग की नियुक्ति और अदालतों में आरक्षण आधारित नीतियों के समर्थन हेतु मात्रात्मक साक्ष्य की पूर्ति। SECC से जुड़ी चुनौतियों और चिंताओं तो जाति आधारित जनगणना से सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका। जातिगत पहचान की पुनर्पुष्टि से समाज में विभाजनकारी प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। डेटा का सार्वजनिक रूप से पूरा प्रकटीकरण अब तक नहीं हुआ है और भारत में वंचना की अवधारणा केवल जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्गीय और बहुआयामी भी है ये। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। इसके बाद कंक्लूजन इसका, तो भारतीय जनगणना न केवल संख्यात्मक जनगणना है, बल्कि यह शासन, नीति निर्माण, सामाजिक न्याय और आर्थिक नियोजन के लिए एक आधारशिला है। SECC के माध्यम से जाति और आधारित समाज असमानता का आकलन संभव है, किंतु इसके संचालन में पारदर्शिता, गोपनीयता और संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। जनगणना में SECC दोनों मिलकर भारत की जनसंख्या संरचना को बेहतर रूप से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड, जो कि स्टैटिक पार्ट है। और यहाँ पे यूपी का जो 2011 का सेंसस था, उसके जो पर्टिकुलर फैक्ट हैं वो आपने पूरे देखे डिटेल में। और इसके बाद कुछ और पॉपुलेशन से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इसका स्टैटिक पार्ट है वो सारा हमने कवर किया। ठीक है, इसका एक सेशन और होगा जिसमें कि जो भारत की जनसंख्या उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इसमें नहीं आ पाए हैं, तो उसको हम अलग सेशन में करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो प्रमुख MCQ हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला इसमें है कि भारत में जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत संचालित की जाती है? जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम 1951, जनसंख्या अधिनियम 1948, सांख्यिकीय राष्ट्रीय सांख्यिकीय अधिनियम 2005 और सामाजिक सर्वेक्षण अधिनियम 1936। ऑप्शन बी, जनसंख्या जो है कि जनगणना जो की जाती है वो जनगणना अधिनियम 1948 में। तो जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत संचालित किया जाता है और ये अधिनियम गोपनीयता सुनिश्चित करता है। न्यायालयों को भी डेटा साझा नहीं किया जा सकता। भारत में पहली जो समकालीन जनगणना कब हुई? तो वो हुई 1881 में। ठीक है, तो पहली बार 1881 में ब्रिटिश प्रशासन के तहत पूरे देश में एक साथ समकालीन जनगणना आयोजित की गई। 1921 की जनगणना को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस रूप से जाना जाता है? तो द ग्रेट डिवाइड ईयर के रूप में, महान विभाजक वर्ष के रूप में। तो 1921 की जनगणना में पहली बार जनसंख्या में गिरावट देखी गई, कितने की? 0.31% की, और इसे ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कथन SECC के संबंध में सही नहीं है? तो SECC केवल ग्रामीण भारत के लिए किया गया। यह 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित गणना थी और उद्देश्य इसका राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करना। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि पूछा जा रहा सही नहीं है। ठीक है, तो केवल पहला सही नहीं है, ये केवल ग्रामीणों के लिए नहीं किया गया है, बाकी और ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे केवल करेक्ट होगा। तो SECC 2011 जो है ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए किया गया है और पहली जाति आधारित सर्वे 1931 के बाद का, और उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान करना। भारत में जनगणना संचालन का नोडल कार्य कौन करता है या नोडल निकाय कौन है? नीति आयोग, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान और गृह मंत्रालय का जनगणना आयुक्त कार्यालय और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है। तो जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया करता है। जनगणना और SECC के बीच क्या अंतर होता है? तो जनगणना गोपनीय होती है, SECC नहीं होती, हमने ऊपर ही देखा है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट होगा, ये गोपनीय है लेकिन इसका डेटा जो है सार्वजनिक योजनाओं के लिए साझा किया जा सकता है।
2021 की जनगणना को क्यों स्थगित किया गया था? तो कोविड-19 की महामारी के कारण, आप जानते हैं 2021 की 10वीं जनगणना को स्थगित किया गया था। और एसईसीसी 2011 में निम्न में से क्या नवाचार था? तो इसमें ट्रांसजेंडर मुखिया के लिए कॉलम, आईसीआर तकनीकी साक्षरता की नई परिभाषा और जाति और आर्थिक स्थिति का एक साथ आकलन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें पहली बार ये किया गया था कि जातिगत डेटा और आर्थिक स्थिति को एक साथ एकत्र किया गया। एसईसीसी का डेटा उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो इसको किया जाता है सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के चयन के लिए, आपने ऊपर देखा ही। और जनगणना 2021 के कौन से पहलू को पहली बार लागू किया जाना प्रस्तावित है? तो यहाँ पे डिजिटल और सेल्फ एन्यूमरेशन को 2021 के लिए। तो 2021 की जनगणना में पहली बार डिजिटल माध्यम और स्वयं डेटा भरने यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि जनगणना से रिलेटेड थे। उसके स्टैटिक पार्ट देखे हमने, और उत्तर प्रदेश का जो 2011 का सेंसस का डेटा है वो हमने यहाँ पे कवर किया। और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो सामान्यतः हमें बुकों में नहीं मिल पाती हैं, उससे स्टैटिक पार्ट और एनसीईआरटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे कि रिलेट करके प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, वो सारे हमने यहाँ पे कवर किए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करिएगा और दूसरों को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा।